माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको न्यूट्रल पॉइंट के बारे में यानी उदासीन बिंदु के बारे में बताएंगे। किसी छड़ चुंबक के लिए जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो उसके समीप स्थित ऐसे बिंदु जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बराबर एवं विपरीत दिशा में होता है, वहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इस बिंदु को ही उदासीन बिंदु कहते हैं। अब इसमें आप देखते हैं कि ये जो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं ये भिन्न भिन्न स्थिति में मिलते हैं जो चुंबक के स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तीन तरह से खींचते हैं। पहली स्थिति यह है जब चुंबक का दक्षिणी सिरा जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर तो चूंकि क्षेत्र रेखाओं के पहले तरीके में जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो, अर्थात जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। इसमें छड़ चुंबक लेते हैं और इस छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को यानी इसका दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, यहां छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल को ये भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। इसमें देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से एस की ओर चलती हैं, तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिणी सिरे से चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलकर दक्षिणी सिरे की ओर जाती हैं। यानी बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो इस तरह देखने के मिलता है कि यहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है ये एन से एस की ओर है। तो और हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक सदैव दक्षिण से उत्तर दिशा में होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की दिशा सदैव दक्षिण से उत्तर की ओर होता है।
तरह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचने से ज्ञात होता है कि चुंबक के निरक्षीय स्थिति पर, अर्थात इस चुंबक के लंबवत स्थिति में, चुंबक के निरक्षीय स्थिति पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की दिशा में हैं। तो चुंबक के निरक्षीय स्थिति पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान दिशा में होती हैं, जबकि चुंबक के अक्ष पर इसके समीप दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं पहुंचती हैं। तो इस तरह इसके अक्षीय स्थिति पर दो ऐसे बिंदु आते हैं, दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं पहुंचती हैं, या ये कह लें कि चुंबक के दोनों ओर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत होती है, जबकि इनके परिमाण समान होते हैं। इन्हीं को हम उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इसमें दो उदासीन बिंदु मिलते हैं, एक N1 और दूसरा N2। ये दो न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, क्योंकि इन बिंदुओं पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण समान, लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं, जिससे इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मान शून्य होता है। इन्हीं बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु इसके अक्ष पर प्राप्त होते हैं। यहाँ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एवं चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एवं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। दोनों के कारण परिमाण समान होता है, जिससे यहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मान शून्य रहता है। इन्हीं को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इस तरह पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दिशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु चुंबक के नीरज पर प्राप्त होते हैं। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं
तो चुंबक के तो उदासीन बिंदु चुंबक के अक्ष पर दोनों ओर स्थित होते हैं। तो इससे क्या होता है कि N2S चुंबक का दक्षिण सिरा नॉर्थ पोल की ओर आकर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो उदासीन बिंदु इसके अक्ष पर प्राप्त होते हैं। इसी तरह जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तब उस उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी दूसरी स्थिति है जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो इन्हीं प्रकार से प्राप्त होती हैं। ये चुंबक की स्थिति है। इसके लेफ्ट साइड में साउथ पोल, राइट साइड में नॉर्थ पोल रखते हैं। यहां चुंबक का उत्तरी ध्रुव ये भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। इसमें देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलती हैं और S पे आकर के मिलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से प्राप्त होती हैं। ये तो चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की दिशा इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो इस तरह ज्ञात होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र,
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। अब ये देखते हैं कि चुंबक के निरक्ष पर इसके दोनों ओर चुंबक के लंबवत स्थिति में यानी इसके निरक्ष पर दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत और परिमाण में समान होती हैं। इन्हीं को उदासीन बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं पर चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक के दिशा के विपरीत होता है। अर्थात चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं और दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण समान होते हैं। तो इससे इन बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। इन्हीं बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो जब उत्तरी ध्रुव जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदु चुंबक के निरक्ष को प्राप्त होते हैं। चुंबक के निरक्ष पर प्राप्त होते हैं। अब तीसरी स्थिति होती है जब चुंबक ऊर्ध्वाधर दिशा में हो। जब चुंबक ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो जब चुंबक ऊर्ध्वाधर यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में तो इसमें जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे की ओर रखकर ऊर्ध्वाधर स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो केवल एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे की ओर रखकर जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नीचे की ओर रखकर ऊर्ध्वाधर स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करते हैं
तो केवल एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। तो केवल एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से ठीक उत्तरी ध्रुव से ठीक दक्षिण की ओर होता है। उत्तरी ध्रुव से ठीक दक्षिण की ओर होता है। इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को नीचे की ओर रखकर ऊर्ध्वाधर स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करते हैं तो एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। तो केवल एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। जिसकी स्थिति दक्षिणी ध्रुव से ठीक उत्तर की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव से ठीक उत्तर की ओर होता है। तो इससे ज्ञात होता है कि जब चुंबक को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो केवल एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्व नीचे की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु उत्तरी ध्रुव से ठीक दक्षिण की ओर होता है। और जब दक्षिणी ध्रुव ऊर्ध्व नीचे की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु दक्षिण ध्रुव से ठीक उत्तर की ओर प्राप्त होता है। जैसे एक चुंबक है, अब इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अगर नीचे की ओर रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु तो यहां से उदासीन बिंदु जो स्थिति होती है यह उत्तरी ध्रुव से ठीक
दक्षिण की तरफ होती है। इसी प्रकार जब दक्षिण सिरे को नीचे रखकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं तो उदासीन बिंदु दक्षिण ध्रुव से ठीक उत्तर की ओर होता है। अब हम चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण दो विद्युत आवेश से होता है जिनके परिमाण समान, प्रकृति भिन्न हो और दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो समान परिमाण तथा प्रकृति में भिन्न दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस तरह बड़ी संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसी संरचनाएं जिनमें दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उन्हें हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे छड़ चुंबक है, अब बेसिकली छड़ चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, इसलिए हम छड़ चुंबक को यानी दंड चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार से एक धारावाही कुंडली, एक धारावाही लूप, धारावाही प्रणालिका, दिक्सूचक कुंजी, कंपास हुई, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं क्योंकि इन सभी में दो ध्रुव होते हैं। अगर किसी धारावाही प्रणालिका में, किसी धारावाही लूप में, किसी धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें दो ध्रुव बनते हैं। धारा कुंडली, प्रणालिका, लूप के जिस सिरे से धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त होता है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और जिस सिरे पर धारा का प्रवाह वामावर्त होता है वह उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। तो इस तरह से एक धारावाही कुंडली, एक धारावाही लूप, एक धारावाही प्रणालिका, छड़ चुंबक, दिक्सूचक कुंजी, कंपास हुई, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण होते हैं। अब हम चुंबकीय आघूर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वैसे तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से तुलना करें तो यह ज्ञात होता है कि अगर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण की स्थिति पे हो तो उस पर लगने वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, तो उस पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान टो इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। और इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि अगर एयर फेरो वाले किसी कुंडली में जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो, अगर बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में छेद दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो
तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण का मान NIAB sin थीटा होता है। तो ई तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान P sin थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार से एन प्रस्थ क्षेत्रफल एवं एन फेरों वाली किसी धारावाही कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो को बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए तो इसमें लगने वाले बलाघूर्ण का मान NIAB sin थीटा होता है। अगर इन दोनों आघूर्णों की हम तुलना करें तो यह देखते हैं कि E यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और B चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, तो E B के तुल्य होता है। अब P का मान NI के तुल्य होगा, तो यहाँ NI को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे P को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम जानते हैं, ठीक उसी प्रकार NIA को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो इसके प्लेस पर हम कैपिटल M लिखते हैं, अर्थात MB sin थीटा होता है। तो इस तरह ज्ञात होता है कि अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को बी तीव्रता की चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए तो इस पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान MB sin थीटा होता है। यहाँ M NI एक स्थान पर लिया जाता है, तो M NIA हो गया, जहां M लूप में फेरों की संख्या है, यहाँ M यह लूप में फेरों की संख्या, I लूप में प्रवाहित धारा, ये लूप का काट क्षेत्रफल, तो M को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर MB sin थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, जो सबसे अधिकतम मान होता है। अगर थीटा 90 है, इसका मतलब चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति में रखा गया है, तो यहाँ से टो की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और इसकी वैल्यू MB होगा, या यहाँ से M टो मैक्सिमम बाई B के रूप में लेते हैं। B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B की वैल्यू 1 ले लें, 1 टेस्ला, तो M टो मैक्सिमम होगा। अर्थात यहाँ हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलाघूर्ण के मान को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एकांक तीव्रता के इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। n फेरों की संख्या है, एक संख्यात्मक मान है, इसका मात्रक नहीं होगा। I धारा है, इसका मात्रक एम्पियर, A काट क्षेत्रफल है,
इसका मात्रक एम्पीयर स्क्वायर। तो इस तरह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पीयर मीटर स्क्वायर होता है और इसे हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बलाघूर्ण के मान को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम फैक्टर एम से दर्शाते हैं। इसका मात्रक एम्पीयर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र बताएंगे और चुंबक के भिन्न भिन्न स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण की गणना करेंगे। थैंक यू।